गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुदीप्ता, विपिन, राजन, सुमित, एवरीवन, गरिमा, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की, बिल्कुल लाइव हो चुकी है भाई क्लास। आज शनिवार है और आज क्योंकि आप जानते हैं शनिवार को क्लास का शेड्यूल चेंज हो जाता है भाई। आज की क्लास आप मॉर्निंग में मेरे साथ सुबह 8 बजे डिस्कस कर रहे हैं, बट होपफुली बेटर होगा आप लोगों के लिए भी। तो चलिए भाई, क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में बताऊंगा आप लोगों को। क्लास लाइव हो चुकी है भाई। सौरभ, रमन, निखिल, ऑल क्लियर है सर जी, थैंक यू। चलिए देखिए, आज पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा रिवीजन कराने वाला हूँ शुरुआत की क्लासेस का, क्योंकि रिवाइज करना मैंने कहा हमेशा जरूरी होता है। आप कुछ भी पढ़ ले, रिवीजन करना मस्ट है। मेरे 5 सवालों के जवाब आप देंगे जल्दी से मुझे, और एक एक करके कोशिश करिएगा कि उनके बारे में कितना जानते हैं, सही इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करेंगे। चलिए, पहला सवाल है मेरा। जब हम बात इकोनॉमिक्स की करते हैं और इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं कि संसाधनों को मैनेज करना है और उनको एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करना है, इसी प्रोसेस को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। लेकिन हम इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आप मुझे बताएं कि जब किसी भी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, किसी प्रोडक्ट को सेल करना, किसी कंपनी की जो बिक्री होती है, वो माइक्रो का पार्ट होगा या मैक्रो का पार्ट होगा? पहला सवाल है मेरा। दूसरा सवाल यह है मेरा कि जब हम किसी भी इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो कितनी प्रॉब्लम्स को कंसीडर किया जाता है? जो बेसिक प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं वो कितनी है? दूसरा। तीसरा सवाल है मेरा आपसे कि जब हम बात इकोनॉमी की करते हैं, किसी भी इकोनॉमी को क्लासिफाई करते हैं बेसिकली, तो उसमें हम एक बात कहते हैं कि किसी इकोनॉमी को लो इनकम इकोनॉमी कहते हैं, कि कम आय वाला देश है। कितनी आय होने तक उस देश को हम लो इनकम में रखते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? चौथा सवाल है मेरा कि जब हम बात इकोनॉमी की करते हैं सर, इकोनॉमी के अंदर हम एक बात वर्ड यूज करते हैं, प्रोटेक्शनिज्म। संरक्षणवाद शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इसका संबंध किस इकोनॉमी से होता है? और पांचवा सवाल है मेरा कि जब हम बात करते हैं कि कोई भी देश जब डेवलपमेंट की ओर बढ़ता है, तो डेवलपमेंट की बढ़ने पर, डेवलपमेंट इंक्रीज होने पर, डेवलप होने पर कौन से सेक्टर के अंदर जो है वो ज्यादा इनकम होने लगती है? देखिए भाई, मेरे ये 5 सवाल थे, छोटे छोटे सवाल याद रखे हैं। पहला, कि जो हमारे पास किसी भी कंपनी की किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने की बात है सर, ये माइक्रो का पार्ट होगा, पहली चीज। दूसरी बात, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो तीन है: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। तीसरा सवाल था इकोनॉमी में प्रोटेक्शनिज्म को लेकर। प्रोटेक्शनिज्म वाले सवाल में वो क्लोज्ड इकोनॉमी से रिलेट करता है, बंद अर्थव्यवस्था से रिलेट करता है। इनकम वाला सवाल जो था, जिन देशों की लोगों की एवरेज इनकम, जिस देश में लोगों की एवरेज इनकम $1136 से कम रहती है, यानी $1135 तक रहती है सर, उसी को हमने लो इनकम में रखा होता। और जैसे जैसे देश डेवलपमेंट की ओर बढ़ता है, डेवलप होता है, टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर जो है उसका इंक्रीमेंट होने लगता है, और प्राइमरी का जो है वो कम होने लगता है। यानी जितने डेवलपिंग और अंडर डेवलप है वह प्राइमरी ज्यादा होता है, और जो हमारे डेवलप्ड है वहां टर्शियरी ज्यादा होता है। ये चीजें मैंने कुछ बताई है, लेकिन मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहता हूं और आज भी कहूंगा भाई, जो कुछ मैं पढ़ाऊं पहले आप बिल्कुल ध्यान से उसको पढ़ें, एक एक बात को समझें, और उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस कराऊं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, और देन मुझे बताएं कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई। देखो, हम इंडिया में रहते हैं और हमारी इंडिया अपनी एक इकोनॉमी है, ये बात आप जानते हैं, और इंडिया के अपने रिसोर्सिस हैं सर। हम इंडिया के रिसोर्सिस को यूटिलाइज करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि बहुत सारे लोगों में से आप मान लीजिए कि दो लोग हैं। एक वो इंसान है जो बिना प्लानिंग के कोई काम करता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक वो इंसान है जो कोई प्लान नहीं बनाता, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन में उसने कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ है। और एक दूसरा इंसान वो है जिसने अपना एक प्लान बनाया हुआ है, और धीरे धीरे करके वो उस प्लान की ओर मूव कर रहा है और अपने टारगेट को अचीव करना चाहता है। मैं आपसे सवाल सिर्फ इतना कर रहा हूं भाई राजकुमार, ध्यान से समझना, कि इन दोनों व्यक्तियों में से जो प्लान करके काम कर रहा है और जो प्लान नहीं कर रहा है सर, इनमें से ज्यादा बेटर कौन आपको रियलाइज होगा? कौन है जो अपने टारगेट को ज्यादा अच्छे से अचीव कर लेगा? हो सकता है कि सर दोनों टारगेट को अचीव कर ले,
लेकिन मान लीजिए कि इसने अचीव कर लिया है 2025 में, तो ये वाला वो अचीव कर पाएगा 2026 2027 में। ये हो सकता है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये नहीं कि टारगेट अचीव करना है, इंपॉर्टेंट है कि अपने टारगेट को कम समय में कम साधनों का इस्तेमाल करके यूज करना है। तो एक बेटर तरीका यह है कि हम चीजों को प्लान करके करेंगे, तो हमें लगता है कि उसका रिजल्ट बेटर होगा विदाउट प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में। अब ये बात हमारी इकोनॉमी में कैसे यूज हो गई सर? देखो, इकोनॉमी के पास जितने भी संसाधन हैं, आप समझ रहे हैं? जितने भी संसाधन है सर, क्योंकि हमें ये पता है कि कंटिन्यूअसली हमारी सरकार, देखो हमारी इकोनॉमी को कौन चलाएगा? तो इकोनॉमी को चलाने के लिए जो मुख्य बिंदु होगा वो किसका होगा? आप कहोगे सर इकोनॉमी को तो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाएगा। अब गवर्नमेंट के पास इस इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसा आता है, और फिर इस पैसे को गवर्नमेंट जो है खर्च भी कर देती है। बात समझ रहे हैं ध्यान से? भाई गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और बाद में गवर्नमेंट इसी पैसे को खर्च भी करती है, और ये कंटिन्यूअस नेचर चलता रहता है। ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। हम टैक्स के रूप में टैक्स वगैरह सरकार को पे करते हैं, और फिर सरकार इस पैसे को डेवलपमेंट वगैरह के लिए देश में खर्च करती है। लेकिन अब सवाल ये कि ये प्रोसेस विदाउट प्लान होगा, तो विदाउट प्लान होने पर क्या है, हमारे रिसोर्सेज उतने बेटर यूटिलाइज नहीं होंगे जितना हम प्लान करके कर सकते हैं। अब हम इसके लिए क्या करें? एक प्लान बना लेते हैं कि लगभग लगभग एक एस्टिमेट कर लेते, एक अंदाजा ले लेते हैं कि लगभग हमें कितना कितना पैसा किस महीने में मिलेगा, यानी एक साल में कितना आएगा और एक साल में हमारा कितना पैसा जाएगा, कितना ज्यादा होगा कितना कम बचेगा। अगर ज्यादा होगा तो उस ज्यादा वाले पैसे को क्या कर देंगे सर? उस ज्यादा वाले को रिजर्व में डाल देंगे। अगर किसी देश में ज्यादा होगा तो उसको रिजर्व में डाल देंगे, और अगर किसी देश में कम होगा तो उसके लिए लोन ले लेंगे, उधार ले लेंगे और उसको पूरा कर लेंगे। भाई बातें तो दोनों सही है, लेकिन सवाल ये है कि सर इसको प्लान करके करना बेटर होगा। बस याद रखना, इसी प्लान को मैं पढ़ाने वाला हूं सर। इस प्लान को ही कहते हैं बजट। इसी प्लान को क्या कहते हैं? इसी प्लान को बजट कहते हैं। तो बजट की मैं बात करने वाला हूं आपसे आज अतिशय, और इस बजट में हम बात जो करेंगे भाई वो यही होगी सर, कि सरकार के द्वारा जब इन चीजों को बनाया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, तो किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई आप लोगों को? पहले एक बार यस का कमेंट करें कि ठीक है सर, आज हम बजट पढ़ेंगे, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, सरकार की नीति कहते हैं। देखो दो पॉलिसियां हैं जो सरकार बनाती है। अमूमन देखो वर्ड्स का खेल होता है सारा। मैं हमेशा कहता हूं कॉन्सेप्ट को पकड़ो। जब ये वर्ड यूज होता है ना फिस्कल, यानी राजकोषीय, राजकोषीय कोष पर राज किसका है? कोष कहते हैं पैसे को, और राज कहते हैं जिसका कंट्रोल होगा। तो राजकोषीय जो वर्ड होगा सर हमारा, ये हमेशा जब भी इस शब्द का इस्तेमाल होगा तो किसके फेवर में होगा? गवर्नमेंट के बारे में होगा सर। ठीक है, चलिए अब देखिएगा ध्यान से। और जब भी वर्ड इस्तेमाल होगा, देखो मॉनेटरी, अभी मेरी बात समझिए, अभी मेरे कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, मैं अभी अभी आराम से आऊंगा। और जब भी वर्ड मॉनेटरी का यूज होगा, मॉनेटरी वर्ड जो यूज होगा भाई, तो मॉनेटरी वर्ड का इस्तेमाल जो होगा, मेरी बात ध्यान से रखना, तो मॉनेटरी वर्ड के इस्तेमाल में हमेशा किसका इस्तेमाल होगा? आप क्या कहोगे सर? मॉनेटरी वर्ड जो होगा उसमें आरबीआई शब्द का इस्तेमाल होगा। चलिए अब देखिएगा भाई ध्यान से, एक मिनट भाई।
चलिए अब देखो, तो सरकार का काम बजट बनाने का है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, बजट बनाने का काम सरकार का है, लेकिन बजट की तरह से देखो, एक और चीज समझो पहले। अब सर हम एक और रिकॉर्ड बनाते हैं। हमारे देश में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारे देश में कितना पैसा है जो विदेशों से आता है, मेरी बात समझो। अब हम एक और रिकॉर्ड बनाते हैं, तो सर बजट क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूं पहले समझाने के लिए, बजट क्या है भाई। तो आपने कहा सर बजट जो है वो ये बात बताता है कि सरकार की प्राप्तियां कितनी है, सरकार की प्राप्ति कितनी है, और सरकार जो है उसका व्यय कितना है, सरकार का खर्च कितना है, सरकार का व्यय कितना है, इसको बताती है। लेकिन देखो, इसके साथ साथ आपको एक और चीज याद रखनी है कि जिस तरह बजट बनाते हैं सर एक साल का, मेरी बात ध्यान समझना, उसी तरह एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये बीओपी क्या करता है इसको समझो। हम एक और रिकॉर्ड ये बनाते हैं एक साल का, हमारे देश में विदेशों से कितना पैसा आया, विदेशों से कितना पैसा आया है हमारे देश में, चाहे वो किसी भी तरह से लाया गया, लेकिन विदेशों से कितना पैसा आया है, और हमारे देश विदेशों में कितना पैसा चला गया। अब हम इसका रिकॉर्ड बनाते हैं। तो अमूमन देखो, इस रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है, बिल्कुल मेरी बात समझना भी, बिल्कुल बिल्कुल आतिश है, अभी मैं उस पर आ रहा हूं। तो बजट के बारे में हम अमूमन बात करते हैं और बजट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब हम बीओपी की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, कि विदेशों से जो लेन देन कर रहे हैं सर, हम उसको काउंट नहीं करते। तो आज के लेक्चर में पहले मैं बात करूंगा कि विदेशों के साथ किए गए लेन देन को हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, और इसी में हर एक चीज के बारे में बात करने वाला हूं। तो आज के बारे में इस पॉइंट को समझ लिया आपने कि सर रिकॉर्ड बनाना, सिस्टमेटिकली काम करना, संसाधनों को यूटिलाइज करना और बेटर तरीके से यूज करना, यही हमारी इकोनॉमिक्स है। चलिए भाई, आज की क्लास का टॉपिक डाल दीजिए, और आज हम बात करने वाले हैं बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। चलिए नोट करेंगे भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष, भुगतान शेष के बारे में। देखिए भाई, इसके बारे में इसका क्या मतलब है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल देखो, इसका मतलब ये हुआ सर, एक वर्ष में, हमेशा याद रखना है कि एक वर्ष की बात होगी, एक वर्ष में एक देश के सभी एक वर्ष में एक देश के अंतर्गत विदेशों से, विदेशों से किए गए सभी लेन देन का रिकॉर्ड। अच्छा, इसमें याद रखिएगा, इसमें इंडिया के अंदर का कोई भी नहीं होगा, लेन देन का लेखा जोखा, यानी कि जो रिकॉर्ड होगा, जो लेखा जोखा होगा दूसरे देशों से किए गए सभी लेन देनों का, उसकी बात हम कर रहे हैं सर। इंग्लिश में क्या कहेंगे देखो, इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाकी देश जो है उनके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो एक वर्ष में जितने भी लेन देन का रिकॉर्ड किया गया, उन सभी को देखो यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे जनरली तौर पर, और उसी को हमने कहा है सर यहां पर। अब एक सवाल दूसरा ध्यान से सुनना, ये एक साल में होगा, लेकिन जैसे मैं ये कहता हूं कि बजट बनाना हमारी सरकार का काम है, वैसे ही पूछेगा बीओपी को बनाना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाना, ये किसका काम है। तो याद रखेंगे भाई इस बात को, इट इज प्रिपेयर्ड बाई, ये पूरा जो रिकॉर्ड होगा प्रिपेयर्ड बाई आरबीआई, यानी जो देश का हमारा सेंट्रल बैंक होगा। जिस तरह भारत में आरबीआई है, हर दुनिया के देश में सेंट्रल बैंक इस काम को करेगा। इससे
केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई जिसे कहते हैं हम, केंद्रीय बैंक जो कि आरबीआई है द्वारा बनाया जाता है, केंद्रीय बैंक द्वारा बनाया जाता है। याद रखेंगे सिर्फ विदेशों से किए गए लेन देन ही शामिल होंगे इसमें। देश के अंदर के लेन देन के अंदर यानी देश के भीतर के लेन देनों को शामिल नहीं किया जाएगा, लेनों को शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात को याद रखना है क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो परेशान करेगा आपको, नहीं किया जाता। यानी इंग्लिश में कहेंगे इट नॉट इंक्लूडेड ट्रांजैक्शंस हेल्ड विद इन कंट्री। जो देश के अंदर के लेन देन है उनको शामिल नहीं किया जाएगा, सिर्फ विदेशों से किए गए लेन देनों को ही शामिल किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें चाहे वो लेन देन किसी भी प्रकार का हो, मेरी बात समझना ध्यान से, चाहे वो लेन देन किसी भी प्रकार का हो, उन सारे लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाएगा। और इट कंसिस्ट करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और याद रखना इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। इसके अंदर इस पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट बनाए जाते हैं सर। याद रखें भाई, इसमें चालू खाता व पूंजी खाता बनाया जाता है। यानी जितने भी लेन देन है मेरे भाई, याद रखना उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है सर। एक को कहते हैं चालू खाता और एक को कहते हैं पूंजी खाता। तो नीतीश, मेरी बात ये समझ में आ गई होगी सर कि जैसे आपने बोला था कि दूसरों देशों से किए गए हर तरह का लेन देन, चाहे कोई सा भी लेन देन हो हमारा, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। आरबीआई तैयार करता है। देश के अंदर के ट्रांजैक्शन नहीं लेने हैं, याद रखना। और इसमें कुछ करंट अकाउंट में और कुछ कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। इतनी बात समझ में आई हो तो यस कह दो और एक बार डन कर लो जल्दी से। नमन, अभी थोड़ा टाइम लगेगा भाई, चलते रहिए अभी और इस बात को डन करिए पहले। चलिए भाई, डन है सर, यहां तक साथ साथ बिल्कुल आराम से। ठीक है, अब देखो, अब आप मुझे ये बताओ पहले सोचकर, हम विदेशों से क्या क्या लेन देन कर सकते हैं सर? विदेशों से क्या क्या लेन देन कर सकते हैं मुझे ये बताओ पहले। देखो सर, हम विदेशों के साथ, ध्यान से समझना मेरी बातें, अगर कुछ रह जाए तो मैं दोबारा बताऊंगा। देखो, विदेशों के साथ जो लेन देन हम करते हैं उसमें पहले मैंने कहा करंट अकाउंट बनाते हैं। और करंट अकाउंट जो होगा, जिसे आपने हिंदी में क्या कहा है भाई बताओ? चालू खाता कहा है सर। ये जो हमारा करंट अकाउंट होगा जिसे हमने चालू खाता कहा है, देखो हम पहली चीज क्या करते हैं, जब हम कोई भी विजिबल गुड्स का लेन देन करते हैं, विजिबल गुड्स यानी कि हिंदी में कहते हैं दृश्य वस्तुएं, विजिबल गुड्स यानी हिंदी में दृश्य वस्तु, ध्यान से समझना है भाई। यानी दृश्य वस्तु का मतलब यह हुआ सर, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन चीजों को हम दृश्य वस्तु कहते हैं। और इन दृश्य वस्तुओं में याद रखिएगा, जिनको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे, अब क्या कहोगे सर, वो कौन सी चीज इसको देख और छू सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई मशीनरी है। अब हमने कोई भी मशीन है, उसको खरीदना भी हो सकता है, बेचना भी हो सकता है। भाई मशीन है, उसको खरीदना भी है और उसको बेचना भी है। करंट अकाउंट जो बैंक में खुलता है वो अलग चीज है, ये बीओपी में रिकॉर्ड बनाना अलग चीज है, ये ध्यान रखिएगा। कोई मशीन है, मान लीजिए अगर मैं कहूं सोना चांदी है, गोल्ड है, ये खरीदा बेचा हमने, या मैं कहूं पेट्रोलियम खरीदा बेचा है, या अगर हम बात करते हैं सर पेट्रोलियम के अलावा भी हम बहुत बड़ी मात्रा में चाय और मसाले जो है वो यूरोप को बेचते हैं,
चाय बेचते हैं, मसाले बेचते हैं, ये तो याद रहेगा इतने, और तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि इसमें बेची जाती हैं, जिनको देख सकते, छू सकते हैं, वो सारी दृश्य वस्तु है। इसके अलावा दूसरा क्या होता है, उसे कहते हैं अदृश्य वस्तु, इनविजिबल गुड्स। दूसरा क्या होगा मेरे भाई, याद रखिएगा, इनविजिबल गुड्स की बात होगी। अब जो इनविजिबल गुड्स है, इसे हिंदी में कहते हैं अदृश्य वस्तु। अब जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो अदृश्य वस्तु है। जैसे कि हमारी सेवाएं होती हैं, सर्विस होती है भाई। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब ये सर्विस है, अब इसको छुआ नहीं जा सकता है बेसिकली सर्विस को, या कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज करता है। जब ये लेन देन विदेशों के साथ हो, यानी कोई भी सेवा अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो, कोई सर्विस यानी कि सेवा हो, सर्विस हो, या जब कोई पैसे को रेमिटेंस करता है, कोई सेवा के अलावा कोई रेमिटेंस हो। रेमिटेंस क्या होता है, देखो मैं बताऊं, रेमिटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रेषण। आपको समझना भी जरूरी है कि प्रेषण का मतलब क्या होता है। देखो, जब कोई विदेशी इंसान भारत में आता है सर, और काम करके अपनी फैमिली को पैसा भेजता है, या फिर कोई इंडिया का नागरिक विदेश में रहता है सर, और वहां से वो इंडिया को पैसा भेजता है। भाई बहुत सारे लोग हैं ना विदेश में, स्पेशली हमारे पंजाब के लोग कनाडा में रहते हैं और वहां से अपनी इंडिया की फैमिली को पैसा भेजते होंगे, जो उसे प्रेषण कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी पैसा दिया जाता है गिफ्ट और ग्रांट के रूप में, यानी कभी कभी आप देखते हो ना, कभी कोई बाढ़ आ जाती है, कोई तूफान आ जाता है, तो कोई किसी की मदद करने के लिए जो उपहार या सहायता राशि दी जाती है, गिफ्ट और ग्रांट दिया जाता है सर, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। इसे यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं, गिफ्ट और ग्रांट्स जो होती हैं, यानी किसी की मदद करना। जब कोई कहीं पैसा देता है, उधार पैसा देता है सर, उसका ब्याज का लेन देन होता है। भाई अगर हम किसी देश को उधार देंगे तो वो हमें ब्याज देगा, और अगर हम किसी से उधार लेंगे तो हमें ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन दूसरे देश से ही होना चाहिए। ध्यान रखना, मैं इतना डिटेल फोकस कर रहा हूं, इसीलिए बिल्कुल आप सुनते हुए चलना, आराम से नोट करते हुए चलना। और सर कोई कंपनी अगर किसी कंपनी में पैसा लगाती है, कोई व्यक्ति किसी कंपनी में लगाता है, तो उस कंपनी के बदले प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट को लाभांश कहते हैं। ये सब कुछ कंपनी का प्रॉफिट, ब्याज, गिफ्ट में, ग्रांट में, मदद में, यूनिलेटरल कहना कहते हैं इसे, ये रेमिटेंस के रूप में, सेवाओं के रूप में, ये सब कुछ इनविजिबल होता है। अब ये दोनों चीजें, मेरी बात ध्यान से सुना, ये दोनों चीजें जो होती हैं सर, ये करंट अकाउंट में आती हैं, ये दोनों करंट में आती हैं। अच्छा, अब दूसरा देखो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या होता है हमारा, कैपिटल अकाउंट। उसे कहते हैं पूंजी खाता। उसे क्या कहते हैं, पूंजी खाता कहते हैं सर, कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अब जो कैपिटल अकाउंट है मेरा, इसमें याद रखना दो चीजें आती हैं। विदेशों के साथ जो किए गए लेन देन है, यानी फॉरेन बोरोइंग्स, फॉरेन बोरोइंग्स यानी विदेशों से लिया गया उधार। अगर हम उधार ले रहे हैं ना किसी भी संगठन से, किसी दूसरे देश से, विदेशी उधार, विदेशी ऋण है, चाहे हमारे देश की कोई कंपनी लेकर आती है, तो सर उसको क्या कहेंगे, उधार के पैसे को हम पूंजी खाते में लिखेंगे। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो पैसा विदेशों से इन्वेस्ट होता है हमारे देश में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसे। जैसे आपने सुना होगा एफडीआई का नाम विदेशी निवेश कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। तो ये जो विदेशों से पैसा इन्वेस्ट होकर आता है, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ जो रखते हैं वो पूंजी खाते में रखते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुना नीतीश, अभी मेरी बात सुनो। अभी अभी इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड दिया, बिल्कुल अभी हमने श्रीलंका को बहुत मदद की है। तो श्रीलंका को जो बसेस दी जा रही हैं, श्रीलंका, या इससे पहले हमने जो वैक्सीनेशन दी थी पूरी दुनिया को, लगभग बहुत सारे देशों को, सर ये गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स में चला जाएगा, लेकिन ये भी रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। अब मेरी बात समझना, जब हम इन दोनों अकाउंट्स की बात करते हैं सर, तो मैं आपको ये बताऊं भारत में क्या होता है। देखो ध्यान सुनना, भारत में सामान्यता, क्योंकि देखो जनरली हो सकता है ऐसा, क्योंकि नॉर्मली जो होता हम उसकी बात कर रहे हैं, सामान्यता चालू खाता जो होता है, करंट अकाउंट जो हम खरीदना बेचना करते हैं, चालू खाता घाटा होता है। मेरी बात समझना, जो हमारा करंट अकाउंट है इसको हम क्या कहते हैं सर, ये घाटे में रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितना पैसा आता है उससे ज्यादा चला जाता है। जब सिर्फ इसकी मैं बात करता हूं, विजिबल इनविजिबल मिलाकर, तो याद रखना जनरली इन इंडिया,
जनरली इन इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट। जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट होता है, घाटे में होता है। इसी को कई बार सीएडी लिखते हैं। मेरी बात समझना ध्यान से, इसको क्या लिखते हैं सर? इसको सीएडी लिखते हैं। तो ये पूछता है सीएडी क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये घाटे में रहता है। अच्छा, अब सवाल ये कि भाई हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है, घाटे में रहता है, लेकिन भारत में जो कैपिटल अकाउंट है, जो उधार और इन्वेस्टमेंट है, आप मुझे बताइए सर, ये उधार और इन्वेस्टमेंट, हम उधार भी बहुत लेते हैं और इन्वेस्टमेंट भी बहुत आता है हमारे देश में। इसमें जो आ रहा है पैसा वो ज्यादा होता है, याद रखिएगा। इसमें आने वाला ज्यादा होता है। तो भारत में सामान्यता, मेरे शब्दों को समझना, भारत में सामान्यता पूंजी खाता जो है, ये जो सेकंड वाला पोर्शन है, जो पूंजी खाता है, पूंजी खाता आधिक्य होता है, क्योंकि इसमें आने वाला ज्यादा है। पूंजी खाता आधिक्य होता है। जनरली इन इंडिया जनरली इन इंडिया कैपिटल अकाउंट सरप्लस, इसको कुछ नाम नहीं देते शॉर्ट में, लेकिन इसको कहते हैं कि ये कैपिटल अकाउंट जो है हमारा, ये सरप्लस में होगा, क्योंकि इसमें आने वाला ज्यादा है। और खरीदने बेचने की बात करें तो जाने वाला ज्यादा होगा। आप इसको बिल्कुल आराम से नोट कर लीजिए। ये ठीक है सर कि दो अकाउंट हो गए। जब विजिबल और इनविजिबल की बात करेंगे तो करंट में, उधार की और निवेश की बात करेंगे तो कैपिटल में होगा। एक पॉजिटिव है इनमें से और एक नेगेटिव है भारत के लिए, इसको याद रखिएगा। चलिए भाई, इसे नोट कर ले एक बार। चलिए ना, चलिए भाई, अच्छी बात है। और घर जाकर क्लास करेंगे, कोई बात नहीं सुशैन। बिल्कुल, आज है क्लास, आज शनिवार है हमारी, बट कोई बात नहीं है, आप जाएं। चलिए भाई, बिल्कुल डन हो गया है सर। इंडिया में दोनों बातें आपने बता दी हैं। अब देखो, एक एक करके सवाल देखना। जो बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं ना, बिल्कुल साथ साथ लिखते हुए चलिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, फोकस सुनने पे होना चाहिए। लिखना एक बार को लेट हो जाए कोई बात नहीं, चलेगा, फोकस सुनने पर होना चाहिए। अब देखो, एक सवाल पूछा जाता है कि इंडिया के बारे में, मैं आपको 5-6 सवाल बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, अब ये सारे जब हम लेन देन करते हैं सर, ये सारे लेन देन जो होंगे, इसका मतलब ये कि इंडिया में इसके मुकाबले पैसा आएगा, क्योंकि पैसे का आना और पैसे का जाना हम दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। पहले मेरी बात समझना। देखो, जब पहली चीज ये है कि सर हम कुछ भी काम करेंगे तो उससे या तो हमारे देश में पैसा आएगा या हमारे देश से पैसा जाएगा। जब हमारे देश में पैसा आएगा, मुद्रा का अंतर प्रवाह होगा। मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि शब्दों का खेल है, वो ध्यान आना चाहिए। अंतर प्रवाह, तो जब मुद्रा का अंतर प्रवाह होगा, यानी कि पैसा देश में आएगा, तो जनरली तौर पर आप क्या कहोगे? सर ये बात हमारे लिए पॉजिटिव होगी। ठीक है भाई, पैसा आना क्या होगा मुझे बताइए? तो आप कहोगे सर कोई भी पैसा आने का मतलब वो पॉजिटिव होगा, ध्यान देखना। और जब मैं आपसे कहूं कि मुद्रा का बाह्य प्रवाह, यानी कि मनी आउटफ्लो होगा, यानी देश से पैसा जाएगा, हमारे देश का पैसा जाएगा, मुद्रा का बाह्य प्रवाह होगा, बाह्य प्रवाह होगा, यानी पैसा जाएगा, तो जाना क्या होगा? आप कहोगे सर जाना जो होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन देखो, मैं आपको बताऊं कि हम जब अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट की भाषा में क्या होता है, जो कैपिटल अकाउंट है वो सरप्लस में है इंडिया का। मतलब
अगर आप ये रिकॉर्ड बनाओ कि इंडिया में कितना उधार और इन्वेस्टमेंट से आता है, और ये बनाओ कि कितना जाता है, उन दोनों में आने वाला ज्यादा है, तो जब आने वाला ज्यादा होगा तो बात पॉजिटिव होगी, यानी सरप्लस का मतलब पॉजिटिव होना। अच्छा, जब जाने वाला ज्यादा होगा जिस मामले में, उसमें डेफिसिट का मतलब घाटे में होगा। तो जब मैंने ये कहा आपसे, जब हम विजिबल इनविजिबल की चीजों को देखते हैं कि कितना हमने आया कितना गया, उसमें जाना ज्यादा है। जब कैपिटल की चीजों का बनाते हैं भाई अनमोल, तो क्या देखते हैं कि सर आने वाला ज्यादा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो सर जब ये पॉजिटिव होता है तो इसी भाषा को कहते हैं क्रेडिट होना। ध्यान सुनो, जब आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करते हो, कभी ध्यान से देखना, तो आपके अकाउंट से क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। देखो कभी भी याद करो, जब हम अकाउंट में पैसे जमा करते हैं बैंक में, तो मैसेज में क्या लिख कर आता है? क्रेडिट होना। जमा होता है तो क्रेडिट होना। कभी एटीएम से पैसे निकालते हो तो मैसेज क्या आता है? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। आपका अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया है। देखो यहां पर याद रखना कि जब पैसा आता है तो आने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या होता है? वो क्रेडिट वर्ड यूज होता है। तो अगर पूछे इसमें से कौन सा लेन देन है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो ये देखना है कि जिसकी वजह से पैसा आएगा वो क्रेडिट हो जाएगा, और जिसकी वजह से पैसा जाएगा वो आपका डेबिट हो जाएगा। अकाउंट्स की भाषा में दो चीजें होती हैं, ये क्रेडिट और डेबिट। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, हमेशा याद रखना, आने वाले के लिए क्रेडिट वर्ड का इस्तेमाल, जाने वाले के लिए डेबिट वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो मनी का फ्लो ये होगा हमारा। अब एक सवाल ये बनता है, भारत जो है, भारत में पहली बात समझना, भारत में विदेशी व्यापार का नियंत्रण, यानी कहने का मतलब है कि कौन सा मंत्रालय जो होगा वो इसको मैनेज करता होगा, कंट्रोल, या कौन सा मंत्रालय रिलेटेड होगा विदेशी व्यापार का संबंध, या विदेशी व्यापार का संबंध जो होगा भारत में, इंडियाज फॉरेन ट्रेड रिलेटेड टू, इंडिया का जो विदेशी व्यापार हो रहा है ये कौन से मंत्रालय से जुड़ा है, इसके मंत्रालय का नाम बताना है। ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में। अच्छा, दूसरा सवाल, भारत की नई विदेशी व्यापार नीति जो बनी है, जो विदेशों से व्यापार करने की नीति है, नई विदेशी व्यापार नीति, इंडियाज न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो आई है अभी, वो कब से कब तक की है, पूछेगा एग्जाम में। नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब से कब तक की है? मेरी बात समझना, ठीक है भाई नीतीश। अच्छा, तीसरी बात ध्यान से समझना, सवाल ये पूछेगा कि भारत जो है, भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यात जो किया जाता है, सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है भारत के द्वारा, सर्वाधिक निर्यात, हाईएस्ट एक्सपोर्ट बाय इंडिया, जो इंडिया के द्वारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, मेरे भाई बताइए मुझे, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो किया जाता है भारत के द्वारा वो किसको किया जाता है? इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसे करता है? अच्छा, भारत द्वारा सर्वाधिक आयात, भारत द्वारा सर्वाधिक आयात जो किया जाता है, सर्वाधिक आयात, सबसे ज्यादा आयात यानी इंपोर्ट, खरीदना, हाईएस्ट इंपोर्ट बाय इंडिया, तो सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा वो कहां से किया जाता है? हाईएस्ट इंपोर्ट बाय इंडिया। अच्छा, भारत द्वारा, भारत द्वारा सर्वाधिक विदेशी निवेश की प्राप्ति, सबसे ज्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, विदेशी निवेश है, वो प्राप्ति कहां से होती है? हाईएस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड इन इंडिया,
रिसीव्ड बाय इंडिया। सबसे ज्यादा विदेशी निवेश कहां से आता है? अच्छा, भारत में कौन से राज्य में आता है, भारत के किस राज्य में आता है वो भी याद रखना। भारत में सर्वाधिक विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन से राज्य में होता है, ये भी याद रखना। और एक बात और याद रखना, होपफुली दिख रहा होगा भाई, अभी मेरी बात समझना, एक आखिरी बात और सुनना सर। वो क्या है देखो, वो बात ये है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। अब सबसे ज्यादा व्यापार भारत किससे करता है? सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो होगा, यानी सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कंट्री, इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर देश कौन सा है? देखो इन सारे सवालों के जवाब है और एग्जाम में एक एक करके सवाल पूछेगा, मैं आपको जवाब देता हूं। भारत जो है उसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, यानी सारे व्यापार को मिलाकर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो होता है भाई प्रियांशु, थोड़ा सा भी वेट करेंगे भाई, तो यूएसए आता है सर, अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा करता। अच्छा, भारत में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा विदेशी निवेश कहां से आता है, तो भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है सिंगापुर से। कहां से होता है? सिंगापुर से। सिंगापुर से इंडिया में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश के रूप में पैसा आता है। अच्छा, भारत के किस राज्य में आता है? अगर ये पूछा जाए कि भारत के कौन से राज्य में आता है, तो आप अंदाजा लगाइए। पहले महाराष्ट्र हुआ करता था नंबर 1 पर, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से गुजरात नंबर 1 है। यानी भारत में अगर पूछा जाए कहां आता है सर, तो सबसे ज्यादा पैसा गुजरात में आता है विदेशी निवेश होकर, कारोबार में लगाने के लिए। भारत जो है वो सबसे ज्यादा अपना आयात जो करता है, खरीदारी जो करता है, वो चीन से करता है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल चीन से आता है। सबसे ज्यादा जो बेचता है वो यूएसए को बेचता है, अमेरिका को, यूएसए को बेचता है सबसे ज्यादा, अगर सिर्फ एक्सपोर्ट की बात करूं। भारत में नई ट्रेड पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 से लेकर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक के लिए शुरू हुई है। और याद रखना इसमें क्या लक्ष्य है सर, इसका लक्ष्य, इसका टारगेट है कि हमारा जो विदेशी व्यापार है $2 बिलियन का, $2 ट्रिलियन का, माफ कीजिएगा, $2 ट्रिलियन का विदेशी व्यापार होगा भारत का। यह लक्ष्य रखा है 2030 तक, कि हमारा जो विदेशी व्यापार है, जो विदेशों से लेन देन है, हम उसको क्या करेंगे, 2030 तक हमारा वो व्यापार जो होगा वो $2 ट्रिलियन का होना चाहिए, विदेशों से लेन देन का टारगेट है ये। और भारत में कौन सा मंत्रालय है सर जो विदेशी व्यापार का मैनेजमेंट देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, जो किसके पास है? पीयूष गोयल जी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नाम से जो मंत्रालय है, उसके द्वारा देखो इसको देखा जाता है। इसको डन करें भाई, एक एक बात समझ में आ रही है या नहीं? सौरभ कौन सा टॉपिक चल रहा है भाई? आपने शायद लेट ज्वाइन की है क्लास। देखो सबसे पहले टॉपिक का ही नाम लिखा ऊपर हमने, बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहली स्लाइड की पहली लाइन टॉपिक का नाम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, चल रहा है हमारा। तो यहां तक बात समझ में आ रही है कि हमें कितना व्यापार करना है, कौन से मंत्रालय में होगा, कहां से किससे करेंगे, कहां पैसा आएगा, कौन सा देश करेगा, सबसे ज्यादा लेन देन सब कुछ मिलाकर देखे तो अमेरिका से करते हैं हम लोग।
चलिए भाई, सर बिल्कुल डन है, हिंदी में लिखो सर जी। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस कंट्री को जाता है, इसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा हमें। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को भी हिंदी में लिखो सर। नीतीश मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन सी जगह मैंने हिंदी नहीं लिखी है। भाई देखो, ये लिखा है भारत द्वारा सर्वाधिक आयात, तो मैंने इसकी इंग्लिश भी लिखी है हाईएस्ट इंपोर्ट। मुझे हिंदी कहाँ नहीं है भाई? अरे यूएसए में हिंदी नहीं है शायद, ये कह रहे हो आप। सर इसको भी हिंदी में लिखो। भाई ऑफिसर बन रहे हो आप, है ना भाई? तो आप ऑफिसर जब बनोगे तो उससे कहोगे, वो जब कहेगा ना कि भाई आपको यूएसए के साथ डील करनी है, तो आप कहोगे यूएसए मत कहो उसे, हिंदी बोलो उसकी, है ना? चलो मेरे भाई, ऐसा ना करो यार प्लीज। मतलब आप जिस स्टैंडर्ड पर हो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी अगर आप बात करो, तो सर इसमें हर जगह हिंदी लिखी, शायद हिंदी ज्यादा लिखी है। एक लाइन तो ऐसी सिर्फ हिंदी में, इंग्लिश में है ही नहीं। प्लीज भाई ऐसा ना करें यार। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है सर, जिसका नाम हिंदी में वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए। चलिए मैं अभी बताऊंगा कि हम किन चीजों का करते हैं, वो वैसे ज्योग्राफी में आता है भाई अंश, कि हम क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। चलिए चलिए भाई, थैंक यू सौरभ। और एक्सपोर्ट भी करते हैं भाई इंडिया वाले। तो इस समय जो हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं ना, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। पेट्रोलियम की मात्रा सबसे ज्यादा है भारत में इंपोर्ट करने के मामले में। वो हर सॉरी, कैटेगरी वाइज अलग अलग होता। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब एक टर्म आती है जिसे कहते हैं बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको ध्यान से सुनना, ये अलग चीज है। बीओटी कहते हैं सर बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसे कहते हैं व्यापार शेष। ये क्या होगा देखो ध्यान से। व्यापार शेष का मतलब ये हुआ, देखो हमने एक रिकॉर्ड बनाया सर, चाहे उधार लिया, चाहे इन्वेस्टमेंट हुआ, चाहे विजिबल हुआ, चाहे इनविजिबल हुआ, हमने सब कुछ लिया दूसरे देश से लेन देन को और रिकॉर्ड कर लिया। उसको नाम दिया बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, लेकिन मैं एक रिकॉर्ड अलग से बनाता हूं जिसमें सिर्फ विजिबल चीजों का ही लेन देन करते हैं, सिर्फ विजिबल का लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। सर्विस नहीं लेते और बाकी कंटेंट नहीं लेते, सिर्फ विजिबल चीजें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लेते हैं। और जब उसका रिकॉर्ड बनाते हैं हम उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, एक वर्ष में एक देश के, एक देश का दृश्य वस्तुओं का, सिर्फ याद रखिएगा दृश्य वस्तुओं का निर्यात और आयात का रिकॉर्ड, सिर्फ दृश्य वस्तु के निर्यात आयात का रिकॉर्ड। का रिकॉर्ड, फर्क समझिएगा। ए रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। तो सिर्फ विजिबल गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रिकॉर्ड ऑफ विजिबल गुड्स ओनली, सिर्फ विजिबल गुड्स का। और हमेशा कितने टाइम में होगा, एक साल में होगा। मेरी बात ध्यान सुनो, सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब यहां पर दुनिया में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसके हिसाब से चार देश होते हैं सर। एक होता है बैलेंस्ड ट्रेड कंट्री। अब मुझे बताना आप लोग सोचकर, बैलेंस्ड ट्रेड कंट्री अगर किसी को मैं कहता हूं, इसका क्या सेंस होगा? बैलेंस्ड ट्रेड कंट्री, संतुलित व्यापार देश कौन सा होता होगा? संतुलित व्यापार देश किसे कहते हैं? एक होता है सरप्लस ट्रेड कंट्री, सरप्लस ट्रेड कंट्री, ये कौन सी होगी? आधिक्य व्यापार देश, और एक होता है डेफिसिट ट्रेड कंट्री। यानी दुनिया के सारे देशों को हमने यहां पर तीन हिस्सों में बांटा। डेफिसिट ट्रेड कंट्री, डेफिसिट ट्रेड कंट्री, व्यापार घाटा देश, व्यापार घाटा देश। अब देखो, जिन देशों में हम ये कहते हैं सर
कि उन देशों का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो बिल्कुल बराबर है। अगर मान लीजिए ऐसा है किसी देश का जो एक्सपोर्ट किया हमने और जो इंपोर्ट किया वो बिल्कुल बराबर आया, तब आप उसे क्या कहोगे? तब वो तो बैलेंस हो जाएगा। विजिबल में कैश इंक्लूडेड है, कैश तो होता ही नहीं है भाई विजिबल में अन्वेष। पहले मुझे बताइए कैश का लेन देन क्या होगा? भाई कैश या तो उधार का कैश होगा, कोई इन्वेस्टमेंट का कैश होगा, किसी सामान का कैश होगा। तो मेन तो सामान की बात है ना वहां पर, तो इसलिए कैश का लेन देन तो सभी चीजों में होगा, बस वो कैश किस लिए हो रहा वो ध्यान देना है। आप यहां पर कहेंगे सर अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो किसी देश में इंपोर्ट के मुकाबले तो वो कैसा होगा? वो सरप्लस में होगा, पॉजिटिव में होगा। और अगर मैं कहूं किसी देश का एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा हो तो वो डेफिसिट में होगा। अब इंडिया के बारे में बताना भाई मुझे, इंडिया के बारे में तो जनरली आप याद रखना, सामान्यता भारत, यही सवाल तो पूछता है कि करके, भारत एक व्यापार घाटा देश है। भारत एक व्यापार घाटा देश है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वहां पर निर्यात जो है उसके मुकाबले जो आयात है वो ज्यादा है, इसीलिए भारत जो है वो सामान्यतः एक व्यापार घाटा देश है। जनरली अगर मैं बात करूं इंडिया कैसा देश है, जनरली इंडिया इज ए डेफिसिट ट्रेड कंट्री। इंडिया जो है वो एक डेफिसिट ट्रेड में आता है, डेफिसिट ट्रेड कंट्री। बात समझ में आ गई है? पूरी बात क्लियर हो रही कि इंडिया कैसा देश है सर? डेफिसिट ट्रेड कंट्री है। अब देखो यहां पर याद करो कि सर इंडिया वाले हैं, ठीक है सर, ये पैसा आता भी है पैसा जाता भी है। अब हमारे देश में पैसा ज्यादा आएगा या ज्यादा जाएगा, इसको लेकर देखो कुछ बातें मैं आपको समझाने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। अब मेरे पास तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनना ध्यान से। सर तीन चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। वो तीन चीजें इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने व्यापार को कैसे सही कर सकते हैं। देखो अपने व्यापार को अगर हमें सही करना है, यानी व्यापार घाटे को कम करना है या व्यापार को पॉजिटिव बनाना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो व्यापार घाटे को कम करने के उपाय, यानी हमसे ये पूछा जाएगा कि हम क्या करें ऐसा कि जिससे जो हमारा व्यापार है जो घाटे में है वो कम हो जाए। मेजर्स टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट। अगर हमें व्यापार के घाटे को कम करना है जो इंडिया में है ज्यादा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे जो हमारा निर्यात है जो कम है उसको बढ़ावा मिले, निर्यात जो है उसको प्रोत्साहन मिले, उसको बढ़ावा मिले। इंपोर्ट जो सॉरी एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा मिले। अब एक्सपोर्ट को बढ़ावा कब मिलेगा? जब एक्सपोर्ट पर आप बेनिफिट दोगे, एक्सपोर्ट पर आप टैक्स कम लगाओगे, एक्सपोर्ट पर आप सब्सिडी वगैरह दोगे। दूसरा ये है जो हम आयात करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, वो कम हो जाए, हमारा आयात जो है वो हमारा घट जाए, कम हो जाए। अब देखो याद करो, पहले मुझे एक बात बताना, मोदी जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया था वोकल फॉर लोकल। मैं आपको ना रटवाना नहीं चाहता हूं, मैं पूरी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि जब आप एक बार कर लोगे ना, देखो याद रखना जीवन में बहुत चीजें आई कहेंगी, तो मुझे बताना भाई कि मोदी जी ने एक बात कही थी, स्पेशली जब कोरोना काल का अंत हो रहा था, वोकल फॉर लोकल, सुना था सभी ने? उसका मुझे बताओ यहां से क्या संबंध बना है? वो बस ऐसी कोई बात कह दी थी या उसका कोई कनेक्शन है इस बात से? वोकल फॉर लोकल क्या होता है सर? अच्छा, और तीसरा क्या है देखो हमारे देश में? तीसरा है करेंसी का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ये तीन तरीके ऐसे हैं जिनसे कि हम अपने घाटे को कम कर सकते हैं। देखो जो मोदी जी ने कहा था ना वोकल फॉर लोकल, इसके दो फायदे हैं। पहली बात, जब आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड करोगे, यानी लोकल प्रोडक्ट मतलब देश के प्रोडक्ट की डिमांड करोगे,
तो विदेशी सामान की जरूरत कम हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, लोकल प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, तो विदेशों से आने वाला जो इंपोर्ट है सर वो कम हो जाएगा, हम इंडियन प्रोडक्ट यूज करेंगे। ये हमारे लिए बेनिफिट होगा कब? इससे व्यापार घाटा कम होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा सर, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। और फिर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, और वो डिमांड बढ़ने की वजह से वही प्रोडक्ट मार्केट का वैल्यूएबल हो जाएगा, और वही प्रोडक्ट की मार्केट में दुनिया में बनेगी, और फ्यूचर में उससे हमारे एक्सपोर्ट को भी प्रमोशन मिलेगा। भाई आज अमेरिका का प्रोडक्ट हम यूज करते हैं सर, अमेरिका का प्रोडक्ट अमेरिका के लिए तो लोकल ही है ना। भाई अमेरिका वालों के लिए अमेरिका का प्रोडक्ट लोकल प्रोडक्ट है, वो उसकी डिमांड करते हैं, इतनी करते हैं कि वो पूरी दुनिया में नजर आती है और पूरी दुनिया उसको खरीदने लगती है। तो इससे क्या होगा? पहली बात तो इंपोर्ट कम होगी सबसे जरूरी, और फ्यूचर में एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। मोदी जी एक और प्रोग्राम लाए थे, 2014 में सरकार बनी मेक इन इंडिया के नाम से। तो मेक इन इंडिया क्यों लाया गया था? तो आप कहोगे सर मेक इन इंडिया ताकि इंडिया में बने तो विदेशी की जरूरत कम हो जाएगी, और फिर उसको बनाकर विदेश बेचेंगे, तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा भी और इंपोर्ट घटेगा भी, दोनों फायदे होंगे। अच्छा, करेंसी का अवमूल्यन करना, आजकल अब ये बड़ी बहस है कि करेंसी की जो वैल्यू गिर रही है सर, ये फायदे की चीज है या नुकसान की चीज है? देखो मैं आपको बताऊंगा, आपने ऑब्वियस इसको नोट भी कर लिया होगा साथ में। अब अगले पेज पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी है जो हमारा वर्ड, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। जब हम ये कहते हैं ना कि कोई देश अपनी करेंसी की वैल्यू को जानबूझ के कम करता, एक होता है कम हो जाना, और एक होता है से प्रयास कोशिश करना उसको घटाना, उसे कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। याद रखना, तो मुद्रा का मूल्य जब गिरता है ना, उसके नुकसान होते हैं, लेकिन हर चीज में कुछ फायदे भी होते हैं, याद रखना। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक देश की मुद्रा के वैल्यू में कमी करना। जब हम किसी देश की मुद्रा की वैल्यू को कम करते हैं, इसका मतलब है टू डिक्रीज वैल्यू ऑफ करेंसी इन ए कंट्री या ऑफ ए कंट्री। तो उस देश की मुद्रा की वैल्यू को कम करते हैं जब, तो उसको अवमूल्यन करना है। ध्यान से सुनना। अब अवमूल्यन करने का मतलब फॉर एग्जांपल ये है, जैसे मान लो मैं ये कहूं कि सर $1 है जो कि 80 रुपए का आता था, फॉर एग्जांपल $1 जो कि इंडिया के 80 रुपए का था, और जब ये $1 जो है इंडिया के 85 रुपए का हो जाए, इसका मतलब इंडिया का रुपया 5 रुपए और कमजोर हो गया। याद रखना, वैल्यू गिर जाती है जितना गैप बढ़ जाता है। अच्छा, अब सवाल ये कि करेंसी की वैल्यूएशन ऐसा करते हैं सर, तो इंडिया में भी किया गया है क्या? चलिए, भारत में कब तक किया गया है? भारत में 3 बार किया गया, 3 टाइम्स इन इंडिया। याद रखेंगे भाई, ये पूछ लेता है एग्जाम में कि इंडिया में कब कब ऐसा किया गया कि जानबूझकर सरकार ने वैल्यू जो है उसको कम कर दिया था। तो देखो, पहली बार किया गया था सितंबर 1949 में, यानी आजादी के कुछ समय बाद ही सबसे पहले हमने 1949 में पहली बार मुद्रा को कम किया था। दूसरी बार जून 1966 में, और तीसरी बार जुलाई 1991 में, जिस समय मनमोहन सिंह जी हमारे वित्त मंत्री थे। तो सोचिए, मनमोहन सिंह जी के द्वारा अगर काम किया गया तो अच्छा ही होगा सर। 3 बार। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? मैंने आपको देखो 2 बातें बताई। अवमूल्यन करने से क्या होता है? देखो, अवमूल्यन करने से बाई डिवैल्यूएशन, अगर हम डिवैल्यूएट करते हैं तो इसके फायदे भी होते हैं अपनी जगह, नुकसान भी हैं, लेकिन इसका एक फायदा यह है, पहला फायदा यह है, एक्सपोर्ट में बढ़ावा होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज करता है, क्योंकि जिस देश में लोग सस्ता सामान बेचते हैं, जहां की कमजोर करेंसी, जापान की करेंसी हमसे भी कमजोर है, जापान हमसे कितना डेवलप देश है, लेकिन यह सोचिए कि उसकी करेंसी हमसे भी कमजोर है। तो करेंसी का कमजोर होना उस देश के डेवलप होने की पहचान नहीं हो सकती। ये याद रखिएगा कि मजबूत होगा तो ही डेवलप होगा। जापान की करेंसी इंडिया से भी कमजोर है, फिर भी वो डेवलप है।
तो इसलिए आप कहोगे सर ये व्यापार के तरीके होते हैं, इससे आप कहोगे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। करेंसी की वैल्यू को गिराने से निर्यात में वृद्धि होती है, और जो हमारा आयात है, क्योंकि जो आयात करेंगे वो महंगा हो जाएगा, जो इंपोर्ट करेंगे वो महंगा हो जाता है, इसलिए इंपोर्ट जो है हमारा वो घटने लगता है, कम होने लगता है, और आयात में कमी होने लगती है। और मैंने यही तो कहा था ना आपसे, अगर व्यापार को सही करना है तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना, इंपोर्ट घटाना, और ये ऐसा करके भी हो सकता है। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको याद रखिएगा। वैल्यू गिरना जरूरी है, लेकिन तब जब हम उसको मैनेज कर पाए। मनमोहन सिंह जी के समय भी ऐसा हुआ था जब वो वित्त मंत्री थे 91 के समय। बहुत सारी बातें हैं, पहले इसको लिखिएगा, मैं अभी और भी बातें बताऊंगा, 2 मिनट मुझे और देंगे, देन बात पूरी हो जाएगी आज की, और फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया सर। इंपोर्ट डिक्रीज नहीं हुआ, देखो इंपोर्ट के लिए इसका नहीं समझो, अभी आप जो सामान खरीदते हो उसके लिए कितने रुपए पे करते हो। सर अभी अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, अमेरिका में $1 का है मान लो, तो आप कहोगे सर 80 रुपए का है, 80 रुपए पे करते हैं। अब जब वो 85 पे करोगे, महंगाई हो गई ना हिसाब से, भाई विदेश से सामान खरीदना महंगा हो जाएगा, तो बहुत सारे इंडिया के लोग क्या करेंगे, सर विदेश से खरीदना बंद कर देंगे, महंगा हो गया, ज्यादा देना पड़ेगा, वो कम कर देंगे, तो इंपोर्ट अपने आप कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है सबसे ज्यादा वैल्यू किस करेंसी की है। सर समझ नहीं आया नीतीश, मैंने आपको दोबारा बताया। देखो अभी क्या हो रहा है सर, कि मान लो $1 का कोई सामान है, $1 का, जो कितने रुपए का है, 80 रुपए का है। अगर मान लो वो $1 का सामान कितने का हो जाएगा, 85 का हो जाएगा। यानी कहने का सेंस ये है कि सर जो इंडिया वाला सामान बेचेगा, बेचने पर उसको 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे, लेकिन खरीदने पर 5 ज्यादा देने पड़ेंगे। देखो बेचने में 5 ज्यादा मिलेंगे तो बिक्री बढ़ेगी, यानी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। खरीदने में 5 ज्यादा देने पड़ेंगे, वो देना नहीं चाहता तो उसको कम कर देगा। बस ये सीधा सा लॉजिक है इसके अंदर। सर इससे क्या होगा, जहां फायदा है उस काम में बढ़ोतरी होगी, जहां नुकसान है उस काम को कम कर देंगे। ये इसका सीधा लॉजिक है। नीतीश सच बताओ, बात समझ में आई या नहीं भाई, जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और बात समझते हैं। अब सवाल ये है सर, ये कैसे तय होता है कि $1 कितने रुपए की वैल्यू का होगा, और दुनिया में सबसे महंगा है कौन सा, वो भी बताता हूं, वेट करते हैं भाई। देखो जब हम ये कहते हैं ना एक देश की करेंसी का दूसरी देश की करेंसी का क्या हिसाब होगा, उसे कहते हैं एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। पूरी बात समझना, फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर को ध्यान से समझो, विदेशी विनिमय दर। ये क्या होता है भाई, देखो इसका मतलब है एक देश की मुद्रा का मुद्रा का अन्य देश की मुद्रा से संबंध। अब देखो एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से जो संबंध होगा, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन ऑफ करेंसीज बिटवीन टू कंट्रीज, ऐसे भी लिख सकते, बात कुछ भी है लिखने की।
जिससे अब मैं कहूं कि $1 जो है वो लगभग इस समय कितने रुपए का है? सर कुछ भी मान लो, 80 मान लेते हैं। मैंने कहा $1 80 का है, तो सवाल आएगा ना दिमाग में, सर ये तय किसने किया 80 का होगा, या 85 का या 90 का? कोई तो होगा ना इसको बनाने वाला। देखो मैं बताता हूं, दुनिया में दो तरह के देश होते हैं। एक सिस्टम होता है उसे कहते हैं फिक्स्ड, एक सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड फॉरेक्स रेट, इसे शॉर्ट में फॉरेक्स रेट बोलते हैं, फिक्स्ड फॉरेक्स रेट। देखो जिन देशों में फिक्स होता है, फिक्स का मतलब है इसमें विदेशी विनिमय दर, इसमें विदेशी विनिमय दर केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक कौन? मतलब आरबीआई, केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई निर्धारित करता है। जिन देशों में केंद्रीय बैंक डिसाइड करता हो, याद रखिएगा उन देशों को आप क्या कहोगे सर? उन देशों में क्या चलता? फिक्स्ड वाला। लेकिन अब ये दुनिया में कहीं नहीं चलता आजकल, पहले चलता था, इसे कहते थे फिक्स्ड, यानी फॉरेक्स रेट डिसाइडेड बाई या फिक्स्ड बाई सेंट्रल बैंक। लेकिन अब देखो क्या चलता है सर दुनिया में, अब जो चलता है उसे कहते हैं फ्लोटिंग। अब फ्लोटिंग चलता है, फ्लोटिंग का मतलब होता है जो चेंज होता है, वेरिएबल, परिवर्तनशील। पहले फिक्स चलता था, फ्लोटिंग चलता है। फ्लोटिंग का मतलब होता है इसमें विदेशी विनिमय दर इसमें विदेशी विनिमय दर मुद्रा की मांग व पूर्ति द्वारा, मांग व पूर्ति द्वारा निर्धारित होगी। यानी डिमांड और सप्लाई जो होती है वो डिफाइन करती है। इसमें आप याद रखेंगे फॉरेक्स रेट जो होगा फ्लोटिंग वाले में डिमांड सप्लाई से, फॉरेक्स रेट डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। ठीक है, अब सवाल आपके दिमाग में बस यही तो है, भारत में क्या होता है सर? भारत में 1992 से कौन सा वाला चलता है? फ्लोटिंग वाला, परिवर्तनशील विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर लागू है। यानी इसलिए आप देखो ना, पहले ही आपने देखो कि 3 बार सर्च हुआ, वो पहले ही क्यों हुआ? 91 के पहले क्यों हुआ, 92 के बाद क्यों नहीं? क्योंकि अब सरकार करती ही नहीं है इस काम को, अब तो डिमांड सप्लाई पे होगा। इन इंडिया फ्लोटिंग चलता है सर, फ्लोटिंग फॉरेक्स रेट सिंस 1992। तो 1992 से क्या चलता है देश में? आप कहोगे विदेशी विनिमय दर चलता है, परिवर्तन वाला, इसलिए अब रोज चेंज होता है, इसलिए हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। अब भी क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल है भाई, पर भी है, बिल्कुल दीपांशु अभी भी है। चलिए, तो इस बात को समझिएगा ध्यान से और मुझे बताइएगा कि पूरी बात आपको समझ में आ गई हो। यहां से प्लॉटिंग डन बाय वर्ल्ड बैंक, पूरी दुनिया में करता है वर्ल्ड बैंक, और ये मतलब रूल लागू किया गया और दुनिया के सारे देश इसको करते हैं, हर देश फॉलो करता है, भारत भी इसको ही फॉलो करता है 92 से, उससे पहले तक फिक्स करता था। चले भाई, बात समझे? तभी तो उससे पहले ही होता था घट, अब तो अपने आप कम ज्यादा होता है। फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल दो शब्द हैं छोटे छोटे, फॉरेन एक्सचेंज, कोई शॉर्ट बोलते हैं उसी को। अच्छा, अब दुनिया में जो भी देश होगा सर वो विदेशी व्यापार करेगा। अच्छा देखो, अगर पैसा आएगा या जाएगा, मेरी एक आखिरी बात सुनना है,
फिर देखते हैं भाई। देखो, अब दुनिया में जो भी विदेशी व्यापार होगा, सर उस विदेशी व्यापार के पैसे से क्या होगा, उसे कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी भंडार। देखो, दुनिया में हर देश क्या करता है सर, अपना एक विदेशी भंडार बनाता है। पहले पूरी बात सुन लेना, 2 मिनट। देखो, अब हम विदेशों से लेन देन करेंगे, तो मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं अमेरिका से डॉलर लेन देन करूंगा या जापान से या चाइना से, किसी भी देश दुनिया में, तो मुझे एक बात बताओ कि उस देश से व्यापार करने में मुझे क्या देना होगा। चलिए भाई, तो सौरभ समझ में नहीं आता उसकी तरह, भाई थोड़ा कम आएगा ना, बट कोई बात नहीं ना, हर चीज एक जैसी कैसे हो सकती है। अगर हर चीज एक जैसी हो जाए सौरभ मेरे भाई, तो फिर सब कुछ बराबर होने पर सब कुछ क्वालिफाई कर लेंगे। हर चीज का अपना एक रिलेशन, अपना एक तरीका है भाई। हिस्ट्री अलग चीज है, ज्योग्राफी अलग चीज है, इकोनॉमिक्स अलग चीज है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग चीज होगी। सब कुछ एक जैसा कैसे हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि दुनिया में अगर मुझे लेन देन करना हो इंडिया को बांग्लादेश से, तो कोई इंडिया के रुपये को इस्तेमाल करेंगे विदेशी लेन देन में? नहीं, वहां डॉलर चाहिए होगा, यूरो, येन, ये सब चाहिए होगा। तो याद रखना, एक दुनिया के भंडार में चार चीजें होती हैं। गोल्ड, दुनिया अपने पास क्या क्या रखती है भंडार में? गोल्ड रखती है। अपने भंडार में फॉरेन करेंसी या फॉरेन एसेट कहते हैं, विदेशी मुद्राएं रखती है। फॉरेन एक्सचेंज एसेट भी कहते हैं, विदेशी मुद्रा रखती है, जो ऐसी जो दुनिया में इस्तेमाल होती है। अच्छा, एक एसडीआर होता, अभी मान लेना, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा एसडीआर क्या होता है सर। और एक होता है रिजर्व इन आईएमएफ। अभी एसडीआर में कंफ्यूजन होगा, अभी मान लेना भाई, क्योंकि एक संगठन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। आईएमएफ एक संगठन है, उसके अंदर जो रिजर्व होगा वो इन चार देश को मिलाकर, अभी कोई नहीं करता आशीष। पता नहीं भाई, फिलहाल जो भी है सौरभ और आतिश है ना भाई। तो आपने क्या कहा सर, ये विदेशी भंडार चार चीजों का होगा। अब सवाल ये कि हर देश अपना विदेशी भंडार जो रखेगा वो किसके पास होगा। भारत का विदेशी भंडार किसके पास होगा? भारत का विदेशी भंडार या दुनिया के किसी भी देश का विदेशी भंडार जो होगा, भारत का विदेशी भंडार आरबीआई द्वारा रखा जाता है। भारत का विदेशी भंडार किसके पास होगा? आरबीआई के पास। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व जो होगा, फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन रिजर्व, वो कौन मैनेज करेगा? तो वो आरबीआई मैनेज करेगा। अच्छा, अब कितना है विदेशी भंडार, ध्यान रखना, हर देश विदेशी भंडार जितना ज्यादा होगा वो मजबूत देश होगा। भारत का विदेशी भंडार कितना होगा लगभग? तो याद रखना, ये वैल्यू घटती बढ़ती हर सप्ताह में। मैं लगभग में बात कर रहा हूं, 600 बिलियन डॉलर है। भारत कितना पैसा भारत के पास, यानी इतने पैसे का विदेशी भंडार कर रखा है भारत ने। और याद रखना, ये विश्व में चौथा सर्वाधिक है, यानी दुनिया में हमसे ज्यादा तीन ही देशों के पास है, चौथा सर्वाधिक है। यानी हम दुनिया में चौथे नंबर पर है विदेशी भंडार रखने के मामले में, कि अगर संकट आ जाए तो 600 बिलियन डॉलर, इतना पैसा हमारे पास है। सर ये कितना है बताओ तो? 600 बिलियन डॉलर का ये मतलब हुआ कि जब मुझे अगर पूरे देश के लिए 140 करोड़ इंडियन लोगों के लिए अगर इसके खाना पीना हिसाब बनाना हो विदेशी सामान, तो हम 18 से 20 महीने, लगभग 1.5 साल से ज्यादा समय तक हम इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर देश में पूरी तरह सब कुछ बंद हो जाए। तो इतना पैसा हमारे पास है विदेशी भंडार के रूप। ये सवाल पूछा जाता है, तो यानी हम अपनी करेंसी को डॉलर में बना सकते हैं और डॉलर वाले इंडिया में। आपने एक सवाल पूछा था, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कुवैत देश में दीनार चलता, वो होती है। अच्छा, एक होता है कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। अब मुझे बताइए कि भारत में ये अवेलेबल है या नहीं। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी कहते हैं सर इसे, मुद्रा का, रुपए का की परिवर्तनीयता। देखो, एक्चुअल में परिवर्तनीयता, कन्वर्टेबिलिटी का मतलब यह होता है कि दुनिया में अगर कोई भी देश है,
ध्यान से सुनना, अगर दुनिया में कोई भी देश है तो क्या एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदल सकते हैं? इसका मतलब होता है सर, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश में मुद्रा में बदलना, मुद्रा का को दूसरे देश की मुद्रा में बदलना। अब बताओ भारत में अवेलेबल है या नहीं? भारत में ये अलाउड है या नहीं, दूसरे देश की मुद्रा में बदलना? तो इंडिया में आप क्या कहोगे सर? इंडिया में बिल्कुल अवेलेबल है। इसको बदलने के लिए नियम है, कानून है कि बिल्कुल बदला जा सकता है सर। तो हम अपने रुपए को बदल सकते हैं, नो एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। तो पहले इंडिया जो करता था बहुत कम था हमारे देश में, अभी बहुत है। तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल हम डॉलर बना सकते, रुपी। हमारे तो बहुत सारी जगहों पर बैठे होते हैं लोग, आप उनको डॉलर तो बदले में कैश ले लो। अब याद रखना, एक आखिरी बात है मेरी, लास्ट लाइन है मेरी। अगर मैं कोई भी लेन देन कर रहा हूं करंट अकाउंट का, अब आपको मैंने बताया ना चालू खाता, अगर मुझे चालू खाता मतलब मुझे पैसे भेजने हैं, पैसे में कोई सामान खरीदना है, कुछ करना है, तो इसका मतलब यह है मेरे पास 1994 से इसके अंदर है फुल कन्वर्टेबिलिटी, पूर्ण परिवर्तनीयता। याद रखना, जो हमारा करंट अकाउंट है, चालू खाता है सर, उसमें अगर मुझे कोई लेन देन करना है तो जितना चाहे, करोड़ों अरबों जितना चाहे, मैं उतने पैसे को बदल सकता हूं, उस पैसे को चेंज कर सकता हूं। करंट अकाउंट का लेन देन है तो मैं जितना चाहे कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरा कैपिटल अकाउंट मतलब इन्वेस्टमेंट वाला और उधार वाला, अगर मुझे पूंजी खाते में कोई लेन देन करना है, पूंजी खाते से जुड़ा कोई काम करना और पैसे चाहिए उसके लिए डॉलर, तो 1997 से इसमें मैं थोड़े ही कर सकता हूं, एक लिमिट तक, एक लिमिट से ज्यादा नहीं। तो इंडिया में अलाउड तो है, लेकिन ये डिपेंड करता है, किसी काम के लिए पूरा अलाउड है और किसी काम के लिए कम अलाउड है। ये है मेरी आज की आखिरी बात। इंग्लिश में लिखे थोड़ा सा मैंने लिखवाया भाई। तो यहां पर आप देखो ना, कोई सी ऐसी बात मुझे बताओ तो कौन सी है यहां पर? ये फोर्थ हाईएस्ट रिजर्व है। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व कितना है? तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है 600 बिलियन। सौभाग्य बिल्कुल लिखा है मोस्टली मैंने आपको, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व वो फोर्थ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, फोर्थ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड होगा। मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि सर 5 मिनट इस पर हम प्रैक्टिस कर लें अगर, तो मजा आ जाएगा भाई। चलिए मैं 5 मिनट और लूंगा आपसे बस। ये क्या हुआ? चलिए भाई, आई थिंक कुछ इशू आ रहा है भाई। हाँ भाई चलिए। अरे एक्चुअली भाई थोड़ा सा ना इसमें एरर आ गया अचानक से। मैं एक बार फाइल चेक कर लेता हूँ, मेरे पास फाइल्स में वो है या नहीं है। वैसे तो मुश्किल है अभी। चलिए किसी और दिन फिर क्लास में हम क्वेश्चन कर लेंगे भाई। आज नहीं कर रहे हैं भाई क्योंकि ये नेट नहीं चल रहा है इसके अंदर, लेकिन होपफुली किसी और दिन कर लेंगे। ठीक है, चलिए। एक बार और ट्राई करते हैं। तो होपफुली भाई, चलिए कोई बात नहीं।
तो अभी मेरी बात समझना, कन्वर्टेबिलिटी के नीचे क्या लिखा है मैंने, एक है चालू खाता और एक है कैपिटल वाला। एक में फुल है यानी जितना चाहो कर लो, और एक में पार्शियल है यानी एक लिमिट तक कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्योंकि वो फाइल नहीं लग पा रही, मैं क्वेश्चन कराता आपको, आज नहीं तो किसी और दिन करा दूंगा, ठीक है, बड़ा परेशान मत होइएगा। या हो सकता है मैं आपको अलग से कुछ क्वेश्चन की फाइल दे दूं जो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये लास्ट फाइल यही है, और इसके अंदर हमने विदेशी भंडार पढ़ा है और बाकी चीजें डिस्कस। चलिए अगली बार मिलोगे तो रिवीजन कराऊंगा पहले आपको मैं, फिर आगे बढ़ूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।